हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के पार्ट्स, आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने इससे पहले पढ़े थे। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दूंगा, ताकि आप अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, और जितने भी जिससे पहले के जो 2 चैप्टर आए हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो दूसरा चैप्टर आया है, दोनों के बारे में जितने भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस किए हैं, वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और आपको इनकी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कल तक हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ कैसे काम करता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, कंडक्टर में करंट कब फ्लो करती है, जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे करके हमने बहुत सारी टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी जैसे हम म्यू, तो ये साइन दिया गया है, ये होता है म्यू। यू को एक साइड का डंडा नीचे को खींचा तो ये बनता है म्यू, इसे म्यू कहते हैं हम। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है। ठीक है, पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हो आप वी डी, यानी कि जो वी डी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इसे यहाँ रख सकते हैं। तो वी डी इक्वल टू ई एम बाई टाउ। ठीक है, जो वी डी इक्वल टू ई एम बाई टाउ होता है, तो म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हो गई। हमने जो वी डी की वैल्यू थी यहाँ पर रखी, तो ई से ई कट गया तो ई टाउ बाई एम हो गया। ये होती है हमारी मोबिलिटी। ठीक है, अब है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशन क्या होते हैं? तो पहला है कि देयर आर सर्टेन मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वी एंड आई डज नॉट होल्ड। यानी कि ओम्स लॉ क्या होता है कि जितना पोटेंशियल बह रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो इसमें कह रहे हैं कि अब लिमिटेशन क्या होती है, और कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर वी और आई के बीच में जो रिलेशन होता है वो बन नहीं रहा होता है। तो पहला रिलेशन है वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जब वो प्रोपोर्शनल हो लगता है, दिखाता है कि प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर ये जो डॉट डॉट वाली लाइन जा रही है आगे को, यहाँ पर आप देख सकते हो जो डॉट डॉट वाली लाइन जा रही है इधर को, अगर ये पूरी डॉट डॉट आगे जा रही होती, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो सही होती है। लेकिन यहाँ पर एक साइड इफेक्ट है इसमें, ये देखो, ये जो ये लाइन है ब्लू वाली लाइन, ये ऊपर को मूव कर रही है, यानी कि हल्की हल्की मूव कर रही है। यानी कि पहले तो फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को यहाँ पर तक, इस पॉइंट तक, यहाँ पर तक, इस पॉइंट तक, फिर लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर को मुड़ना शुरू हो गया, और ये जिस पाथ पे जाना चाहिए था उस पाथ पे से हट गया। यानी कि जो फॉलो करता है ओम्स लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहला केस ये हो गया कि जब v और v सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू i, पहला केस ये हो गया। अब अगला केस है, क्या कहते हैं, पेपर में आ सकता है कि जो ग्राफ है, अगर ऐसा ग्राफ दे देगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दे देगा, फिर कह देगा कि ये कौन सा ग्राफ है, तो आप कहोगे वी आई के बीच में जब v सीज करता है प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है अब द रिलेशन बिटवीन v एंड i डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ v, यानी कि जो v और i के बीच का जो रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है कि v का साइन क्या है, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दैट इज इफ i इज द करंट फॉर अ सर्टेन v, देन मान लो कि अगर एक i करंट है किसी पोटेंशियल v के लिए, देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि जब हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि जो पोटेंशियल उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या रखा, सेम ही रखा, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि जैसे ही पहले करंट क्या थी, आई थी v के लिए, लेकिन जैसे ही हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी v की, मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो जो क्या होगा, करंट था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यानी कि जितना पहले हो रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने जब रिवर्स किया तो उतना करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। ठीक है, एज आई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल डायोड, यानी कि देखो डायोड का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक हो गया, देखो जैसे पहले ये ऐसे जा रहा था ऊपर को सीधा, पहले ऐसे जा रहा था, फिर धीरे धीरे करके बैंड हो रहा था, लेकिन जब हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन में जब इसकी स्पीड जा रही है, तो देखो पहले से जा रहा था धीरे धीरे सही, अपनी सही लाइन में चल रहा था, लेकिन फिर मुड़ गया ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो करंट होती है हम सेम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं जब हम जो v है उसकी पोजीशन, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन उसको चेंज कर दें। अगला है द रिलेशन बिटवीन v एंड i इज नॉट यूनिक, यानी कि जो v और i के बीच में जो रिलेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ v फॉर द सेम करंट i, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो v और i के बीच का रिलेशन है वो कोई यूनिक नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है उस बात में, उसमें कुछ अलग बात नहीं है, कह रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि उसके बाद दे दिया इन्होंने कि देखो यहाँ पर जो v है उसकी बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं एक करंट i के लिए। ठीक है, एक करंट i पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v हो जाएंगी। तो यहाँ पर ग्राफ में दिखा रखा है कि देखो ये वोल्टेज इधर को है और करंट i, यानी कि करंट सेम रह रहा है, तो जो वोल्टेज भी है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके मतलब फ्लक्चुएट करते रह रहा है। ठीक है,
अगला है कॉमर्शियल रजिस्टर्स। पहला है अलॉयज। अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नेनिन, नाइक्रोम एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक वायर बॉन्ड रजिस्टर्स। यानी कि जो अलॉय होते हैं, कॉन्स्टेंटाइन, ये सारे मटेरियल के नाम है, नाइक्रोम, मैग्नीम, ठीक है, ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो यूज होते हैं वायर बॉन्ड रजिस्टर बनाने के लिए, ठीक। दिस इज बिकॉज देयर रेजिस्टिविटीज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इवन चेंज इन टेम्परेचर। ये इसलिए क्योंकि जो इनकी जो रेजिस्टिविटीज होती है वो हमेशा सेम रहती है, यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि अगर 10 है मान लो, जस्ट सपोज मान लो कि इनकी रेजिस्टिविटी 10 है, तो वो 10 ही रहेगी, चाहे टेम्परेचर कितना बढ़ा दो, चाहे टेम्परेचर कितना घटा दो, ठीक है। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग देखो सेम, बहुत मतलब बहुत कम चेंज आ रहा है, चाहे 800 हो गया, लगभग 1.1 से 1.2 जा रहा है, जो कि बहुत कम है, ठीक। अगला है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं? दे आर कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव। ये बहुत ही कम, मतलब एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव, इनएक्सिव मतलब कम एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है कार्बन रजिस्टर्स में। देयर वैल्यूज आर गिवन बाय अ कलर कोड विच इज एक्सपीरियंस्ड एज फॉलोज। यानी कि और जो उनकी वैल्यूज होती है वो ऐसे दी गई है, जो यहाँ पर कलर कोड है। फन मेमोरी रिमेंबर द कलर्स, यानी कि और इनको जो कोड है उसको याद करने की जो तरीका है ये है, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यानी कि जो कलर हैं ये सारे, देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ये सारे जो कलर हैं, ये जितने भी डिफरेंट यहाँ पर कलर दिख रहे हैं, ये सारे जो कलर होते हैं इस टाइप के जो हमारे कार्बन रजिस्टर होते हैं वो बनता है, ठीक है। उसका कलर कोड ये होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ब्लैक आ गया तो फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ब्लैक आ गया, फिर पर्पल, फिर ग्रे, ठीक है। यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये ब्लू और पर्पल और ग्रे, ये सारे हमारे जो कलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो हम कलर सीरीज की बात कर रहे थे वो आप यहाँ पर से देख सकते हो, जो वहाँ पीछे हमने कलर की बात करी ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ये सारी इनकी वैल्यूज है। इनका नंबर इतना होता है। फिर इनकी जो वैल्यूज होती है, जो जीरो है उसकी पावर 10 की पावर 0, यानी कि 1 ही होता है वो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे करके यहाँ तक आती है। यानी कि जहाँ पर 9 तक है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से नीचे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और उनका जो टेम्परेचर होता है नीचे को ही होता है, ऊपर को कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये टॉलरेंस यानी कि टॉलरेंस परसेंट, ठीक है। और डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर क्या है कि द रजिस्टर्स हैव अ सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स। यानी कि जैसे यहाँ पर देखो एक सेट है, एक रजिस्टर है, इसमें अलग अलग कलर्ड रिंग है, यानी कि येलो, ये वायलेट, ब्राउन और गोल्ड, यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। द फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। यानी कि जो पहले दो हैं वो पहले दो का वो बताएंगे, क्या बताएंगे कि पहले जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे। द थर्ड बैंड रिप्रेजेंट द डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि जो थर्ड रिंग होगा उससे पता चलेगा कि 10 की पावर कितनी होगी, और जो फोर्थ रिंग है उससे पता चला है कि टॉलरेंस कितनी है उसकी, यानी कि कितनी उसकी सहनशीलता है, परसेंटेज एरर कितनी भी हो सकती है, अभी कितने टॉलरेंस कर सकता है। तो देखो आर है, येलो, देखो येलो की वैल्यू यहाँ पर है 4, ठीक है। येलो की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 4, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखो फिर येलो के बाद है वायलेट, वायलेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, यानी कि वायलेट देखो यहाँ पर ये 7 है, सही, ठीक है। तो वायलेट की वैल्यू 7 लिख दिया, 10 की पावर 1। यानी कि ब्राउन देखो, ब्राउन यहाँ पर है आपका टॉप में है ब्राउन, ब्राउन की पावर कितनी होती है 10 की पावर 1, तो 10 की पावर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस 5%, यानी कि गोल्ड है, तो गोल्ड की टॉलरेंस पावर कितनी होती है, देखो गोल्ड यहाँ पर है, गोल्ड की टॉलरेंस पावर सामने गए तो 5, यानी कि 5% इसकी क्या होगी टॉलरेंस पावर होगी, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से कर दोगे, यानी कि पहले के दो बैंड होंगे, उससे पहले के दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड बैंड होगा, थर्ड बैंड की जो मल्टीप्लायर पावर होती है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, यानी कि जो लास्ट बैंड होगा उसकी टॉलरेंस पावर कितनी होती है वो आ जाएगा। अब अगला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कितना डिपेंड करती है। पहला है मेटल्स। फॉर मेटल्स द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स में जो रेसिस्टिविटी होती है वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है ऊपर को। दिस इज बिकॉज द रेसिस्टिविटी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ एंड विद दिस द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो घटता है, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक हो गया। तो पहला सिंपल सा है ग्राफ, जो ये ग्राफ है ये बताया आपको ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, यानी कि जब बहुत कम रेसिस्टिविटी होगी तो जो उसका बहुत कम रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा तो रेसिस्टिविटी होगा, आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। यहाँ पर पी टी क्या होगा, रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर होगा टी, एंड जो पी नॉट होगा, यानी कि जो पी यानी कि रो है इस सेम ऑफ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट, यानी कि टी नॉट और पी नॉट जो होंगे वो सेम ही होंगे लगभग। और अल्फा यहाँ पर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। अल्फा और अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेमीकंडक्टर है, फॉर सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स में जब बढ़ रहा है, यानी कि मेटल कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, तो मेटल के उल्टे सेमीकंडक्टर होते हैं, तो सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज B is actually proportional to number of electrons per unit volume, and the increase in temperature for a semiconductor increases greatly with increase in temperature and more than
compensate for the decrease in tau but for metals n remains almost constant with the changing temperature। तो फिर उसके बाद उन्होंने यही बता दिया कि टेम्परेचर कैसे घट रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या है कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर टाउ होता है तो जिसकी वजह से वो घट जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो घट जाता है, तो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर बता रहे हैं कि जो मेटल्स होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम रहते हैं और रेजिस्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ टाइम टाउ घटता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, वो इसका चीज उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ाते हैं तो जो टाउ भी बढ़ जाता है, तो टाउ के बढ़ने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, ऐसा उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है, अब अगले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि मोबिलिटी कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर वी नो इक्वल टू वी आर होता है, तो E इक्वल टू 2 V आर, ई डैश इक्वल टू 2 E, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है। सारे फॉर्मूले पता हैं तो हम यहाँ पर रखा देंगे। क्वेश्चन क्या है, फिर यहाँ पर अलग ये आ गया हमारा, जो हमने ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ यहाँ पर दिखा रखा है। पहला बताना है कि आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, और दूसरा ओम्स लॉ जो होगा वो कहाँ पर ओबेड हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डीई, यानी कि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है वो डीई पे हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डीई पे घट जा रहा है, यानी कि नेगेटिव पे आ रहा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस डीई पे हो गया। और वेयर ओम्स लॉ कहाँ पर फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है ए से बी तक, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ से टेढ़ी हो जा रही है तो बी के बाद नहीं होगा, यानी कि ए से बी तक ही फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को। अगला है वायर अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्नीन यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन को क्यों यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रजिस्टर में बनाने के लिए, तो है कि अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटाइन इसमें सॉरी ये प्रोनाउंस करने में गलत हो जा रहा है, तो कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन को क्यों यूज किया जाता है, तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो, वैसे हमेशा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब ये कह रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि नो ऑल इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, बट द नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जो उनका नेट मूवमेंट होता है चार्ज का वो पॉजिटिव एंड की तरफ ही होता है। ठीक है, ये दो के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। इस टाइप का आपका एक ग्राफ का पेपर बन सकता है एमसीक्यू में, कि ये ग्राफ दे देगा फिर कह देगा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पर हो रहा है और ओम्स लॉ कहाँ पर हो रहा है, इसके दो क्वेश्चन इस टाइम में से बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होता है। यानी कि वी हैव सीन दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड मूव, यानी कि जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो मूव करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन शुड एसिलेट बट दैट इज नॉट द केस एज इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस केस में ये है कि इलेक्ट्रॉन एसिलेट करेंगे लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एसिलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। दिस इज बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कोलाइड विद ईच अदर विद द फिक्स्ड आयंस एंड एटम्स, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वे आपस में टकराते हैं फिक्स्ड आयन और एटम से। द एनर्जी गेन्ड इज शेयर्ड विद द फिक्स्ड एटम, यानी कि जितनी एनर्जी वो गेन करते हैं जिससे एटम से वो टकराते हैं उसके हाथ शेयर करते हैं, एंड द एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगोरसली, और वो बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेट होने लगते हैं। दैट इज द कंडक्टर हीट्स अप, यानी कि जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाते हैं। सो पार्ट ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, यानी कि जो उनकी जो एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। कंसीडर अ कंडक्टर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड करंट I, यानी कि हमने माना कि कंडक्टर है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस V होगा दोनों एंड पे और करंट I होगा, तो जो हीट होगी वो होगी H इक्वल टू I V डेल T, जो एनर्जी डेसिपेट पर यूनिट टाइम होगी वो होगी P इज इक्वल टू V I, यानी कि पावर इज इक्वल टू V I हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ यूज करेंगे तो V इक्वल टू IR होता है, V की जगह IR होगी तो I स्क्वायर R हो जाएगा, I की जगह V अपॉन R रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, यानी कि पावर के ये तीन फॉर्मूले हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 और 2 3 ये हमारे तीन फॉर्मूले हो जाएंगे पावर के। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वही जो मैंने पहले बताया प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।